ओम तत्सत। जिज्ञासुओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो योग सूत्र के रहस्यों पर और योग रहस्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो योग के विषय में कुछ विशेष जानकारी हमने प्राप्त की है। योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, क्योंकि चित्त की वृत्तियां ही स्वरूप पर पर्दा डाले हुए हैं। उनकी डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो स्वरूप का साक्षात्कार संभव नहीं है, अर्थात रियल सेल्फ को जानना संभव नहीं है, वास्तविक मैं को जानना संभव नहीं है। तो हम तभी जान पाएंगे जब रियल सेल्फ के ऊपर से पर्दा हटेगा। रियल सेल्फ के ऊपर से पर्दा हटेगा, तभी हम जान पाएंगे अपने स्वरूप को। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम की चित्त वृत्ति का निरोध होगा, और चित्त वृत्ति के निरोध होने से ही स्वरूप का ज्ञान होगा, स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी। अन्यथा अगर स्वरूप की अवस्था प्राप्त नहीं होगी तो वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र अर्थात वृत्तियां ही हमारा स्वरूप बन जाएंगी। तो अब चित्त और चित्त की वृत्तियों को समझना जरूरी है। चित्त की अनेकों वृत्तियां होती हैं, अनेकों मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड, हमारा माइंड अनेकों अवस्थाओं में जाता है, अनेकों मॉडिफिकेशंस में जाता है। अभी हम सुन रहे हैं तो हमारा माइंड एक मॉडिफिकेशन में है। हम सो जाएंगे तो हमारा माइंड एक मॉडिफिकेशन में होगा। मान लो कि 2-3 घंटे सोकर या 5-6-8 घंटे सोकर जब आप उठोगे तो एक अलग प्रकार की अवस्था बनी रहेगी, कुछ देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए थोड़ा सा आलस्य, और ठंड का मौसम है तो और आलस्य, क्योंकि जो ठंड है वो तमोगुनी होता है। तो ठंड के मौसम में और आलस्य का अनुभव होगा। तो फिर आपको आपका वो एक माइंड का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आप अगर फियर में हैं तो वो एक माइंड का मॉडिफिकेशन है। आप अगर एंगर में हैं, बहुत क्रोध में आ गए आप, तो वो भी एक माइंड का मॉडिफिकेशन ही है। लेकिन अब ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये तो एक वो मॉडिफिकेशंस हैं जो एक्सप्रेस होती हैं, लेकिन उनके पीछे की जो मॉडिफिकेशंस हैं, उनके पीछे की जो अवस्थाएं हैं, वो चित्त वृत्तियां हैं। और चित्त वृत्तियां महर्षि पतंजलि 5 प्रकार की बताते हैं। 5 प्रकार की बताते हैं। अब इन 5 प्रकारों में अब क्या है कि पहला प्रकार है प्रमाण, दूसरा प्रकार है विप्रय, तीसरा प्रकार है विकल्प, चौथा प्रकार है निद्रा, और पांचवा प्रकार है स्मृति। ये 5 टाइप्स ऑफ आपके चित्त की अवस्थाएं बन सकती हैं। चित्त की अवस्थाएं बन सकती हैं। एक में आप प्रमाण, मतलब कि क्लियर नॉलेज आपको हो रहा है, जिसमें क्लैरिटी, आपकी सेंस ऑर्गन से आप परसीव कर रहे हैं कुछ नॉलेज को, आपका ब्रेन, आपका माइंड उसको एनालिसिस कर रहा है और क्लियर नॉलेज आपको हो रहा है। प्रमाण वो अवस्था है एक माइंड की, है डिपेंड ये भी सेंसरी सिस्टम पर ही, नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड है ये, लेकिन फिर भी आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। एक है विप्रय, अर्थात आपको जो नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है या कराया जा रहा है, कोई नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई आप इस चश्मा पहनाना। पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसी बात पर चलती है कि आप पब्लिक को हम कितना कितना टोपी पहना सकते हैं, कितना चश्मा पहना सकते हैं, कि वो उनको उस दृष्टि से दिखाना। कंप्लीट मीडिया हाउस का यही काम होता है कि वो आपको दृष्टि देने की कोशिश करते हैं कि आप चीजों को ऐसे देखो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो वहां पर विप्रय, तो विप्रय का साम्राज्य बहुत बड़ा है। फिर विकल्प है। विकल्प अर्थात ऑप्शनल, एक क्षमता है मनुष्य की कल्पना शक्ति। जिस जिस विषय का वस्तु उपलब्ध नहीं है उसको भी प्रकट कर देता है विकल्प।
ताजमहल बोलने से ताजमहल आपके मन में प्रकट हो जाता है, भले ही सामने प्रकट ना हो। तो वह भी एक मन की अवस्था है जो कल्पना पर आधारित है, उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। वह भी एक मन की अवस्था है, मॉडिफिकेशन है। तो हमारा मन इन अवस्थाओं में रहता है। विकल्प के बाद निद्रा, हम सो जाते हैं। तो निद्रा में भी 2 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं, ड्रीम एंड डीप स्लीप। वहां पर भी 2 टाइप्स ऑफ, तो माइंड आपके उस स्टेट में जा रहा है। तो अब देखिए महर्षि पतंजलि ने माइंड के कितने स्टेट्स बता रहे हैं वो। और फिर मेमोरी, एक ऐसी स्टेट भी माइंड की होती है जहां पर हम चीजों को याद करते हैं, याद करते हैं। अब इसके भी आधार लेकर, क्योंकि सांख्य 3 गुणों की चर्चा करता है, तो पतंजलि योग सूत्र का जो प्रथम भाष्य है वह व्यास भाष्य है। महर्षि व्यास ने गुणों के आधार पर, हालांकि दोनों अलग अलग बातें नहीं है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है। एक अलग दृष्टिकोण से, गुणों की दृष्टि से, त्रिगुणी माया की दृष्टि से वेदव्यास जी ने चित्त की चर्चा की है कि चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, जिसे चित्त की पंचभूमि कहते हैं। ये चित्त की रहस्यमयी अवस्थाएं हैं। अब ये गुणों के आधार पर है। अगर तमोगुण का प्रभाव आपके चित्त पर अधिक है तो आप मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब चित्त की अवस्थाओं में एक अवस्था जो तमोगुण से प्रभावित रहता है उसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। इसमें आलस्य, निद्रा रूपी वृत्तियां अधिक होती है, या नशा। कोई व्यक्ति अगर नशा कर ले, शराब पी ले, ड्रग ले ले, तो फिर वो किस अवस्था में चला जाएगा? उसका चित्त किस अवस्था में रहेगा? फिर मन किस अवस्था में रहेगा? फिर तो वह जो अवस्था बनेगी वह क्या कहलाएगी? मूढ़ अवस्था कहलाएगी। मूढ़ अवस्था के बाद रजोगुनी अवस्था होती है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में जीव बहुत चंचल होता है, वो संसार में बहुत कुछ करना चाहता है, संसारिक माया में कुछ ज्यादा ही उलझा रहता है, बहुत महत्वाकांक्षी बन जाता है, उसे कोई दिशाहीन भी होता है साथ में, लेकिन वो करना बहुत कुछ चाहता है। ये कर ले, वो कर ले, राजनीति में सफल हो जाए, पूरी दुनिया पे राज कर ले, सबको गुलाम बना ले, सबको प्रभावित कर दे, ऐसे बहुत सारे उसके मन में विचार होते हैं। तो ये क्षिप्त अवस्था का प्रभाव जब बढ़ेगा तो एक दिशाहीनता बढ़ती है और एक अंधी दौड़ उसके जीवन में शुरू हो जाती है। तो फिर वो बहुत कुछ करने, बहुत कुछ दिखाने, बहुत कुछ शो ऑफ करने और संसार में अपने आप को बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाता है। तो ये क्षिप्त अवस्था, ये रजोगुनी अवस्था है, मोशनफुल स्टेट है ये माइंड का। और जो मूल अवस्था है वो इनर्शिएटिव स्टेट है, द इनर्शिएटिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम फिजिक्स की भाषा में समझना चाहें इसे, तो इनर्शिएटिव स्टेट ऑफ माइंड, नींद आना, आलस आना, रजाई में घुस गए, ठंड का मौसम है ना आजकल, तो रजाई में घुस गए, निकलने का मन ही नहीं कर रहा। अब एक परिचित व्यक्ति ने कोई रजाई खरीदी, शेरपा रजाई खरीदी, वो बोलता है उसमें घुस जाता हूं, निकलने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट भी है और बहुत गर्म भी है। कुछ ऐसे उन्होंने बताया उस रजाई के बारे में। तो क्या हो गया? तमोगुण आ गया वहां पर, तो ये मूढ़ा अवस्था आ जाती है। लेकिन क्षिप्त अवस्था में कर्मशीलता बढ़ जाती है, एक्शन बढ़ जाते हैं, मोशन बढ़ जाता है, तो मोशनफुल स्टेट हो जाता है। अब आता है विक्षिप्त अवस्था। वेदव्यास जी कहते हैं विक्षिप्त अवस्था, चित्त की विक्षिप्त अवस्था, पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य में इसका वर्णन मिलता है। विक्षिप्त अवस्था आती है, यह अब इसमें व्यक्ति जानने के, नॉलेज के पीछे भागता है कि मुझे जानना है कि ट्रुथ क्या है, मुझे बहुत कुछ करना नहीं है। कई लोग बिना नॉलेज के ही बहुत कुछ करने निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर नहीं, मैं करूंगा बाद में, पहले जानूंगा, भाई सत्य पता चले, ये सृष्टि चल कैसे रही है, ये दुनिया घूम कैसे रही है, जन्म कैसे हो रहा है, मृत्यु कैसे हो रही है, और मृत्यु के बाद क्या होता है। कोई आसानी से अमीर बन रहा है, कोई आसानी से गरीब बन रहा है, कोई अमीर बन के गरीब बन जा रहा है, कोई गरीब बन के फिर से करोड़पति बन जा रहा है। ये पीछे, इसके पीछे कौन से कारण हैं? अकारण तो संसार में कुछ है नहीं, तो कौन से कारण है? कॉज़ैलिटी तो होनी ही चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो कारण कौन सा? वो जानने के पीछे, नॉलेज के पीछे पड़ जाता है। जानो, ठीक है, दुनिया कैसे चल रही है, शरीर कैसे चल रहा है, हर चीज को जानने के पीछे। तो ये विक्षिप्त अवस्था,
विक्षिप्त अवस्था में रहता है, कुछ समझ नहीं आता है कि जो मैंने जाना है वो पूरा है कि नहीं, तो और जानो और जानो। तो ऐसे लोग बहुत विद्वान होते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ जान जाते हैं। तो ये सतो गुण के प्रभाव में, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में तीनों गुण का ही मिश्रण होता है, तीनों गुण का ही मिश्रण होता है। तो साधारण मनुष्यों में जो योग नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, धारणा ध्यान समाधि की ओर नहीं बढ़ते, या धारणा का किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करते, धारणा का ही अभ्यास होता है, ध्यान तो स्वतः घटित होता है, धारणा के अभ्यास से घटित होता है। तो जो धारणा का अभ्यास नहीं करते, किसी प्रकार से ध्यान योग का कोई ज्ञान उनको नहीं है और अभ्यास नहीं करते हैं, तो सभी साधारण जनों में यह तीन प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। मूढ़ अवस्थाएं, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था। लेकिन मूढ़ अवस्था में भी थोड़ा सा रजोगुण सतोगुण मिश्रित रहता है। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण हावी है, लेकिन सतोगुण तमोगुण का भी मिश्रण रहता है। और विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण हावी है, प्रभावशाली है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण उसमें रहता है। लेकिन अब ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से जो लोग योग साधना का अभ्यास करते हैं, तो उनकी एक अवस्था बनती है जिसे कहते हैं एकाग्र अवस्था। वो चित्त की एकाग्र अवस्था है। तो चित्त की जो एकाग्र अवस्था है, यह शुद्ध रूप से सतोगुनी होती है, शुद्ध रूप से सतोगुनी है एक चित्त की एकाग्र अवस्था। तो सतोगुण इसमें प्रधान होता है। अब इसके बाद एक अवस्था होती है चित्त की निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था पर जो ध्यान योग करते हैं, वही समाधि में, जब समाधि को जब प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पर चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः का सिद्धि हो जाती है। तो फिर निरुद्ध अवस्था निर्मित हो जाती है, निरुद्ध अवस्था वहां पर आ जाती है। तो वह शुद्ध अवस्था है, वहां पर स्वरूप का साक्षात्कार हो पाता है, वहां स्वरूप की अवस्था का अनुभव हो पाता है, स्वरूप की अवस्था वहां बन पाती है। तो इस प्रकार से चित्त की अवस्थाएं होती हैं। अब जो तीन अवस्थाएं हैं, अगर हम इन्हें पंचवृत्तियों से जोड़ दें, तो विक्षिप्त अवस्था क्या है? प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति, यह दोनों ही विक्षिप्त अवस्था है। अब आप कहेंगे नहीं, विपर्य में तो फिर आपको फॉल्स नॉलेज होता है, गलत ज्ञान भी होता है, रस्सी की जगह सांप दिखाई देता है, रस्सी नहीं दिखती है, विपर्य ज्ञान हुआ, मतलब फॉल्स नॉलेज हुआ आपको। तो जी हां, फॉल्स नॉलेज ही तो हुआ, लेकिन हुआ तो नॉलेज, वहां सतोगुण काम कर रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि प्रमाण वृत्ति में सतोगुण ज्यादा प्रभावशाली है और विपर्य में थोड़ा सा रजोगुण का मिश्रण हो रहा है। लेकिन ये दोनों के दोनों आपके सतोगुण के प्रभाव में ही होते हैं, क्योंकि दोनों ज्ञान, भले ही गलत नॉलेज आपको मिल रही है, अरे पहले नॉलेज गलत ही मिलती है, फिर आप अनुसंधान करते हो, रिस्क लेते हो, कुछ कर्म करते हो, कुछ तपस्या करते हो, तो सही चीज फिर सामने आती है। और ज्यादातर विषयों को लेकर जो प्रचलित ज्ञान होता है, वो गलत ही होता है, जब तक उसके बारे में विशेष ज्ञान या गहरे ज्ञान की ओर हम ना बढ़े। तो जो है, अब आपका जो प्रमाण वृत्ति है और जो विपर्य वृत्ति है, वो क्या है? विक्षिप्त अवस्था, सतोगुण से प्रभावित है। अब आते हैं विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति शुद्ध रूप से आपको रजोगुनी प्रभावित है, अर्थात क्षिप्त अवस्था है विकल्प वृत्ति, क्योंकि यहां पर आप कल्पना करते हैं, यहां पर आप कुछ कर्म कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को मोशन में डाल रहे हैं। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं ना, विकल्प वृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं, ठीक है, फिजिक्स के जो थ्योरम्स होते हैं उन पर फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं, तो वो जो भी है वो आप अपनी कल्पना शक्ति से कर रहे हो, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। विकल्प वृत्ति का वहां बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कोई भी हम काम करते हैं, एक बिल्डर बिल्डिंग बनाना चाहता है, पहले इमेजिन करेगा मेरी बिल्डिंग कैसी होगी, अभी बना नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में बिल्डिंग को खड़ा करेगा, अपने ब्रेन में, अपने मन में, अपनी कल्पना शक्ति से बिल्डिंग को बनाएगा और फिर देखेगा हाँ ऐसी होनी चाहिए। अब वो जाकर आर्किटेक्चर को बताएगा, सिविल इंजीनियर को बताएगा कि भाई ऐसा नक्शा बनाओ, ऐसे दिखने में होना चाहिए। फिर वो बोला कि जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि भाई कितना खर्च लगेगा, कितने रॉड लगेंगे, कितना मजबूत बेस देना पड़ेगा, कितनी गहराई में देना पड़ेगा,
उस जहां पर बनाना है वहां के लॉज क्या है, वहां की जियोलॉजी कैसी है, अर्थात सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसी है, कितना वजन ले सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो वहां पर चेक करेगा और चेक करने के बाद वो नक्शा बनाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? विकल्प से हुई। बिल्डर ने अपना कल्प, या आप भी अपना घर बना रहे हैं, आपके पास प्लॉट है, आप घर बना रहे हैं, आप इमेजिन करोगे मेरा घर कैसा होगा। नहीं बना है फिर भी आप अपने घर को उत्पन्न कर लोगे। जो उपलब्ध नहीं है ये विकल्प है, ये विकल्प शक्ति है। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होती है, रजोगुण से उत्पन्न होती है। अब स्मृति भी रजोगुण से है। वहां पर भी हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को मोशन में डाल रहे हैं। याद करो, अब जिसकी ब्रेन पावर कमजोर हो जाएगी वो विकल्प का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा और मेमोरी का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो जिसका दिमाग कमजोर, वो याददाश्त कमजोर हो जाती है और वैकल्पिक कैलकुलेशन करना, विकल्प करना, इमेजिन करना उनके लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, किसी कारण से कोई न्यूरो प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी दिमाग में लग गई तो ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए रजोगुण का प्रभाव है विकल्प वृत्ति पर और स्मृति वृत्ति पर, और निद्रा पर स्पष्ट रूप से तमोगुण का प्रभाव है। निद्रा पर स्पष्ट रूप से तमोगुण का प्रभाव है। तो इन तीन वृत्तियां, ये जो पंच वृत्तियां भी हैं, यह भी तीन गुणों से प्रभावित रहती हैं। यह भी तीन गुणों से प्रभावित रहती हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड, अर्थात कि चित्त की जो वृत्तियां बनती हैं वो ऐसे बनती हैं। अब क्या है, अब क्या है, योग का उद्देश्य क्या है कि ये जितनी भी वृत्तियां बन रही हैं, एक वृत्ति ज्ञान की ओर भगा रही है, एक वृत्ति कर्म की ओर भगा रही है, एक वृत्ति जो है आलस्य निद्रा में भगा रही है, इन सबका निरोध कर दो, निरोध कर दो और शून्य वृत्ति में चले जाओ। वृत्ति शून्यता आ जाए, शून्य वृत्ति नहीं बल्कि वृत्ति शून्यता, वृत्ति शून्यता आ जाए। तो जब वृत्ति शून्य होगा, चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, तो स्वरूप की स्थिति, चित्त में स्वरूप प्रतिबिंबित हो जाएगा, चित्त ही स्वरूप हो जाएगा। फिर चित्त का लय शुरू होगा स्वरूप के भीतर। निरंतर इसका अभ्यास करने से क्या होगा? चित्त का लय शुरू हो जाएगा, चित्त लय में जाना शुरू कर देगा, कैवल्य की प्राप्ति की ओर जीव बढ़ेगा, आगे परमानंद का अनुभव करेगा जीव। तो यह योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करने के पहले महर्षि पतंजलि ने माइंड के बारे में बताया कि हमारा जो चित्त है वो कैसी कैसी अवस्थाओं में जा सकता है। और शायद दुनिया में पहली बार किसी ने बताया और लिख दिया, आज से हजारों साल पहले लिख दिया, एक ग्रंथ की रचना कर दी, लिख दिया कि माइंड ऐसे ऐसे स्टेट में जाता है। दिस इज द एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी, और ये प्रूव्ड साइकोलॉजी है, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी का भी पार्ट है कि माइंड इस मॉडिफिकेशंस में, ऐसे ऐसे चीजों में, मन ऐसी ऐसी स्टेट में हमारा माइंड जाता है। ठीक है, तो ये बता दिया गया। तो इसलिए यह बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और उस समय हुई जब लोग साइकोलॉजी पर बात नहीं करते थे, मनोविज्ञान पर ज्यादा बात नहीं करते थे, मन की अवस्थाओं पर बात नहीं करते थे। उस समय इसकी डिस्कवरी हुई, उस समय महर्षि पतंजलि ने इन सब बातों को लिखा। तो चलिए, ये अवस्थाएं हैं। भारत के अंदर मनोविज्ञान पर जो चर्चा है वो बहुत पुराना है, बहुत पहले से मनोविज्ञान पर चर्चा हो रही है भारत में, और मन की शक्तियों को बहुत पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए मन की शक्तियों को विकसित करने के लिए। ध्यान योग का अभ्यास रेगुलर रूप से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। आप अगर मन को सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं, ध्यान योग हमें शून्यता की ओर तो ले ही जाता है, मन को शून्य करता है, लेकिन हमें सूक्ष्मता से मन पर कंट्रोल भी ले आता है और मन के बारे में कई ज्ञान भी दे देता है। तो ध्यान योग एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो जरूर ध्यान योग का अभ्यास, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप लोग ज्वाइन कर इसका पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करें, इसको जाने समझे। ध्यान योग से ही ये जो जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, मन की अवस्थाओं को सूक्ष्मता से अगर समझना चाहते हैं, सूक्ष्मता से अपने ही मन के प्रति अगर साक्षी भाव लाना चाहते हैं,
अपने ही मन के प्रति अगर दृष्टा भाव लाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस ध्यान योग का कोर्स जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इसकी फीस होती है, क्योंकि इसमें कोई बाबागिरी नहीं की जाती है कि आपको आओ बेटा कुछ सिखा देते हैं, कान में मंत्र फूंक देते हैं, नहीं। प्रॉपर टेक्निक्स दी जाती हैं। कम से कम आपको 31, इसमें दो इसके मेंबरशिप होते हैं, जुपिटर एंड सन। तो सन मेंबरशिप में ऑलमोस्ट आपके वीडियोस 24 या 25 वीडियोस आपको मिलते हैं। और अगर आप जुपिटर मेंबरशिप, इसमें कि स्पिरिचुअल हीलिंग के सीक्रेट्स बताए गए हैं, तो जुपिटर मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 31 वीडियोस मिलते हैं, 8 वीडियोस और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फिर। तो इस प्रकार से इसमें वीडियोस आपको दिए जाते हैं। तो आपको अगर इसका लाभ उठाना है तो आप कोर्स बनाइए, और एक साइंटिफिक वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया, स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाया जाता है। अचानक से कोई आपको नहीं कहा जाता है कि गहरे ध्यान में चले जाओ, या कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं बताइए। धीरे धीरे पहले प्राणायाम के अभ्यास वगैरह कराते हुए आगे बढ़ा जाता है। और पूरा 1 महीने का कोर्स है ये, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एवरी मंथ होता है, ऑलमोस्ट 20 तारीख से। नहीं तो वेबसाइट के थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे संपर्क करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा 9661802459। ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आपको कांटेक्ट करना होता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप ध्यान योग की सारी जानकारी लेंगे, और जानकारी लेकर आप ध्यान योग कैसे करना, तो जाकर ये चित्त का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर होगा आपको। आप साक्षी भाव ले आ पाएंगे, अपने ही मन के प्रति दृष्टा भाव से अपने मन पे नजर रखेंगे। ये संभव हो पाएगा। मन को जबरदस्ती कोई नहीं रोक सकता, जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं, मन ब्लास्ट करेगा अगर जबरदस्ती दमन करोगे इसका। तो टेक्निक ध्यान योग वो टेक्निक है, युक्ति है, जो मन को कंट्रोल, मन के हर चाल को समझने की क्षमता देता है, दृष्टा भाव पैदा करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें इस तथ्य को समझ के चलना है, और ध्यान योग के अभ्यास से ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी, प्रैक्टिकल प्रोसेस से हम जुड़ पाएंगे। तो चलिए, इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स होता है हमारा, स्वर योग का भी ऑनलाइन कोर्स होता है। ये सब कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलॉसफी पर भी ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग लाते हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्वर योग पर भी, और किसी प्रकार का ज्योतिष से संबंधित ज्ञान आपको चाहिए, या तो आप ज्योतिष से भी संबंधित, इसका शुल्क होता है 2000 रुपये। और आप इसे पहले कुछ लोग 1100 रुपये ओनली फॉर मेंबर्स है, ध्यान योग मेंबर्स जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए होता है। नहीं तो इसका ज्योतिष विश्लेषण, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए यह शुल्क होता है 2000 रुपीज़। चलिए, तो इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं, और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर निश्चय ही इस चित्त के रहस्यमयी अवस्थाओं को प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और चित्त और मन के प्रति दृष्टा भाव लाकर इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। चलिए, मैं विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। योग सूत्र पर आगे वीडियोस आते रहेंगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है योग सूत्र का, उसमें आपको ये सारी वीडियोस जो योग से रिलेटेड होंगी आपको मिल जाएंगी। ओम तत्सत।